another video. This is case 3 of capital adjustment, chapter retirement of partner. We are doing case 3 of capital adjustment. So under case 3 of capital adjustment states that the capital of new firm is same as before retirement. रिटायरमेंट से पहले जितनी भी कैपिटल थी पार्टनर्स की वही सेम कैपिटल रहने वाली है रिटायरमेंट के बाद भी। इसका मतलब है रिटायरमेंट से पहले जो कैपिटल थी वो 14 लाख थी, जो मुझे बैलेंस शीट में दिख रहा है, ओल्ड बैलेंस शीट में। तो इसका मतलब है कि रिटायरमेंट के बाद भी वो कितनी रहने वाली है, इट इज गोइंग टू बी सेम। ओके, सो आइए क्वेश्चन को समझते हैं, जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन करने का पैटर्न हमेशा हमारा यही रहेगा कि हमें सारे अकाउंट्स को साइमल्टेनियसली मेंटेन कर लेना है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट और बैंक अकाउंट। साथ ही साथ हमें ट्राई करना है कि हम अपने वर्किंग नोट्स को भी साथ साथ करते चले जाएं। तो सबसे पहले वर्किंग नोट उठाते हैं, वर्किंग नोट से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि क्वेश्चन इज आस्किंग दैट कुसुम, स्नेह एंड उषा पार्टनर्स हैं एंड दे हैव एग्रीड टू शेयर देयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। इसका मतलब है कि उनकी जो ओल्ड रेशो थी, कुसुम, स्नेह, उषा, इनकी जो ओल्ड रेशो थी वो उनकी कैपिटल के प्रोपोर्शन पे थी, दैट इज 4 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। इसका मतलब है कि इनकी जो रेशो थी वो हो गई 2:3:2। अगर इनकी रेशो ओल्ड रेशो ये थी और अब ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि हमसे कि कुसुम रिटायर हुई है, कुसुम के रिटायर होने पे कैसा रहेगा सिस्टम देखते हैं। कुसुम रिटायर हो गई लेकिन हमें और कोई भी डिटेल्स जो है वो इसके बारे में नहीं दे रखी, बट मैं क्वेश्चन अगर रीड करती हूँ तो मुझे दिख रहा है कि ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है कि कुसुम रिटायर तो हो रही है लेकिन फ्यूचर रेशो जो है वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की 3:4 रहेगी। इसका मतलब है कि न्यू रेशो जो है वो मुझे क्वेश्चन में गिवन है कुसुम की रिटायरमेंट के बाद, विच इज 3:4। दैट मीन्स कि अगर कुसुम रिटायर हो जाती है तो दिस इज ओल्ड रेशो, तो स्नेह और उषा की जो न्यू रेशो है वो रहने वाली है 3:4। इसका मतलब है ओल्ड रेशो और न्यू रेशो अगर मुझे गिवन है तो मैं दोनों पार्टनर्स का गेन और सेक्रीफाइस आराम से निकाल सकती हूँ। मेरे को निकालना है सबसे पहले गेन। तो गेन निकालने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, गेन निकालने के लिए मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मेरी गेनिंग रेशो क्या है। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला हम सबको पता है क्या होता है, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। वही मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया जिसकी हेल्प से मैंने स्नेह का न्यू शेयर निकाला। स्नेह का न्यू शेयर जब मैं निकालती हूँ तो मुझे पता चलता है कि 3/7 को अगर मैं 3/7 से माइनस करूँ तो 0 आता है। दैट मीन्स नो गेन नो लॉस सिचुएशन है। अगर मैं उषा के शेयर को निकालने की बात करूं तो उषा का जब मैं न्यू शेयर निकालूंगी तो मुझे देखने के लिए मिल रहा है कि उसकी न्यू रेशो जो है वो 4/7 है, इट इज 4/7 एंड 4/7 को अगर मैं माइनस करूं 2/7 से तो मुझे पता चलता है कि उषा को गेन हुआ है 2/7 का। इसका मतलब जितना भी ओवरऑल गेन हुआ है वो सारा का सारा गेन की भरपाई जो है वो कौन करेगा, कॉम्पनसेशन कौन देगा, रिटायरिंग पार्टनर को उषा देगा। अब उषा के क्वेश्चन पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग को हमने 30% से अप्रिशिएट किया है। 30% से अप्रिशिएट किया है तो मुझे साफ साफ दिख रहा है 4 लाख का 30% अप्रिशिएट हुई है मेरी इसकी वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग की। तो इसका मतलब है एक एसेट की वैल्यू बढ़ी है, तो मैं यहाँ लिख लूंगी बाय लैंड एंड बिल्डिंग, या फिर बाय बिल्डिंग भी आप लिख सकते हैं, बाय लैंड एंड बिल्डिंग भी लिख सकते हैं। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आपने एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है। 12 लाख रुपए की मेरी जो है वो क्या आएगी, 12 लाख रुपए की मेरी जो है वो लैंड एंड बिल्डिंग आएगी। ठीक है, 12 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग मेरी यहाँ आ गई और ये लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट हुई है, इसलिए मुझे इसको एसेट्स में भी रिकॉर्ड करना होगा। तो इट विल बी 4 लाख प्लस 1,20,000 विच इज गोइंग टू बी 5,20,000। तो 5,20,000 से मेरी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आ गई है। अब मैं देख पा रही हूँ कि मशीनरी 30% से डेप्रिशिएट हुई है, जिसका मतलब है कि अगर मेरा मशीन 6 लाख रुपए का था और मशीनरी डेप्रिशिएट होता है तो इसका मतलब है 30% निकालने का मतलब है 1,80,000 से मेरी मशीनरी डेप्रिशिएट हुई है। तो मैं इसको यहाँ पे फटाफट से रिकॉर्ड कर लेती हूँ मशीनरी को। माई मशीनरी हैज डेप्रिशिएटेड with 1,80,000 and its original value is 60,000. So when I'm going to subtract it and I'm going to write it here
6 लाख सॉरी, तो अगर मैं इसे यहाँ लिखूंगी तो 6 लाख में से मुझे डेप्रिसिएशन माइनस करके यहाँ दिखाना पड़ेगा, और जब मैं डेप्रिसिएशन माइनस करूंगी 18 लाख रुपए 1,80,000 रुपए का, तो मुझे क्या पता चलता है कि मेरे पास मशीनरी की वैल्यू सिर्फ 4,20,000 ही रह गई है। पहली दो एडजस्टमेंट्स करने के बाद मुझे लग रहा है कि मैंने दो एडजस्टमेंट्स कर दी, मेरा क्वेश्चन काफी हो गया है। अब मुझे क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास 35,000 के कुछ बैड डेट्स हैं, लेकिन बैड डेट्स को, अपने डेट्स को पूरा करने के लिए, अपने बैड डेट्स को पूरा करने के लिए मैं देख पा रही हूँ कि मैंने कुछ प्रोविजन भी बना रखा था 20,000 रुपए का, और अगर मैं देखती हूँ कि मैंने प्रोविजन भी बना रखा था प्लस मेरे पास कुछ बैड डेट्स भी हैं, तो कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आओ सीखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को हम इस केस में सॉल्व करते हैं कि जब हमारे पास बैड डेट्स भी हो और हमारे पास प्रोविजन भी गिवन हो तो हमें उसको कैसे सॉल्व करना है। बैड डेट्स मुझे दे रखे 3,35,000 की और मेरा प्रोविजन 20,000 रुपए का है, तो आप यहाँ वर्किंग नोट्स में लिख सकते हैं, दिस इज फर्स्ट वर्किंग नोट। सेकंड में आप लिख सकते हैं बैड डेट्स है मेरे पास बेटा 35,000 रुपीज के, लेकिन जो मैंने प्रोविजन पहले से बनाकर रखा हुआ है बैड डेट्स के लिए, उस बैड डेट के प्रोविजन के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ मेरे पास कितने रुपए हैं, 20,000 रुपए हैं। इसका मतलब है कि अगर इस 20,000 से मैं इस बैड डेट की भरपाई कर भी दूं तो भी मेरे पास कितने का लॉस होगा, मेरे पास तो भी 15,000 रुपए का बैड डेट्स का लॉस होगा। और कोई भी अगर मेरा लॉस होता है तो उस लॉस को हम कहाँ पे शो करते हैं, लॉसेस को हम हमारे रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू बैड डेट, जो मुझे नुकसान हुआ है 15,000 रुपए का मेरे बैड डेट्स में से, ठीक है। तो ये तो था एक ट्रीटमेंट। अब मुझे देखना है कि मेरा दूसरा ट्रीटमेंट जो है वो क्या होगा। मुझे पता है कि मेरे 35,000 रुपए के बैड डेट बने, इसका मतलब है कि मेरे डेटर्स में से 35,000 वाले ऐसे डेटर्स हैं जो कि नॉन रिकवरेबल है, इसलिए मैं अपने डेटर्स की वैल्यू को पूरा लिखूंगी एज इट इज, विच इज 2,20,000। आप ध्यान से देख सकते हैं 2,20,000 मेरे डेटर की वैल्यू है, और अपने डेटर की वैल्यू 2,20,000 में से मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके दिखा दूंगी 35,000 रुपए। अब आपका डाउट होना चाहिए कि मैम हमने 35,000 पूरा माइनस क्यों किया, तो बेटा 35,000 इसलिए माइनस किया क्योंकि उस पूरे 35,000 रुपए से पूरा 35,000 का जो डेटर है वो बैड डेट हो चुका है, इसलिए उसे जब माइनस किया तो मेरे पास डेटर की वैल्यू आती है 1,85,000। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। हमारे डेटर के दो ट्रीटमेंट करने के बाद, बैड डेट की दो ट्रीटमेंट करने के बाद क्वेश्चन हमसे कहता है कि हमारे पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन का एक रिजर्व का एक क्लेम आया है 15,000 रुपए का, लेकिन मैं क्वेश्चन में देख पा रही हूँ कि मेरे पास 30,000 रुपए का वर्कमैन कॉम्पनसेशन है। तो अगर मेरे पास रिजर्व है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, टू रिमेनिंग 30,000 का मेरे पास रिजर्व है और 15,000 का मेरे पास जो है वो लाइबिलिटी अराइज हुआ है, इसका मतलब है कि जो रिमेनिंग 15,000 रुपए है वो ओपीओआर में बढ़ जाएगा। अगर वो 15,000 ओपीओआर में बढ़ता है, 2:3:2 में बढ़ता है, तो देखो बेटा इसका आंसर थोड़ा सा पॉइंट्स में आएगा। तो ध्यान से आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, जो मेरा आंसर आया है आप उसको यहाँ से लिख सकते हैं। पॉइंट्स में आया है तो मैंने सारी फिगर्स को राउंड ऑफ करके लिखा है। कुसुम, सुमन, उषा, इन तीनों में जब मैंने इस 15,000 रुपए को बांटा ओल्ड रेशो में 2:3:2 में, विच इज कुसुम, सुमन, उषा, इनमें जब मैंने ओपीओआर में इस 15,000 को बांटा तो मेरे पास पॉइंट्स में आंसर आया जिसे मैंने राउंड ऑफ किया 42686, 6429 एंड 4286। अब इसकी मैं क्रॉस पोस्टिंग कर दूंगी। जब मैं इसकी क्रॉस पोस्टिंग करूंगी तो इसके दो ट्रीटमेंट होंगे। सबसे पहला इसका ट्रीटमेंट जो है वो मुझे यहाँ दिखाना होगा। पहले तो बेटा यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया, जिसमें मैंने बैलेंस उतारा है हमारा पार्टनर्स का 4 लाख था, आई थिंक मैं बुक भी मैं देख रही हूँ, 4 लाख, 6 लाख और 4 लाख रुपए का मैंने इनका बैलेंस उतारा। उसके बाद जो मेरा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है उनमें जो मैंने 15,000 रुपए बांटा है 4286, 6429 और 4286 का वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व मैंने यहाँ पे दिखा दिया। और मेरी जो क्लेम थी वो मेरी एक लाइबिलिटी थी जो अराइज हुई है, मैंने उसको एसेट साइड पे, उसे मैंने लाइबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट में दिखा दिया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सारे अकाउंट्स बनाने का क्या फायदा है कि हमने
दो दो ट्रीटमेंट सबके किए और हम साथ साथ देख पा रहे हैं, जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि हाँ जी मैंने अपनी तरफ से दो दो ट्रीटमेंट हर एडजस्टमेंट के किए हैं। अब उसके बाद देखिए गुडविल की बारी आती है। गुडविल के लिए कहता है कि 2,80,000 रुपए पूरी फर्म की गुडविल है। तो आइए गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। 2,80,000 अगर फर्म की गुडविल है, पूरी फर्म की गुडविल मुझे कह रहे हैं जी कि 2,80,000 है। फर्म्स गुडविल इज इक्वल्स टू 2,80,000। दैट मीन्स जब पार्टनर मेरा रिटायर हुआ है तो कुसुम्स की गुडविल कितनी रही होगी? कुसुम की गुडविल 2,80,000 रुपए में से उसका शेयर रही होगी। जो उसका शेयर है वो है 2/7। लेकिन जब मैं उसका गुडविल का शेयर निकालती हूँ तो मुझे पता चलता है कि उसका गुडविल आ रहा है कुछ करीबन 80,000 रुपए। 80,000 रुपए उसकी गुडविल आ रही है। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टनर ने क्या किया है, गेन किया है, वो है उषा। तो इसका मतलब है हमारी जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी? उषा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कुसुम्स कैपिटल अकाउंट। तो 80,000 रुपए पूरा का पूरा कुसुम को कौन कॉम्पनसेट करेगा? कुसुम को ये पूरा का पूरा पैसा जो है वो उषा कॉम्पनसेट करेगी। तो इसकी क्रॉस पोस्टिंग कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं टू कुसुम और पैसा आ जाएगा उषा के अकाउंट में जो कि है 80,000 रुपए, क्योंकि 80,000 रुपए उषा पे करेगी कुसुम को। और यहाँ पे हम लिख देंगे बाय उषा's कैपिटल अकाउंट। और उषा के कैपिटल अकाउंट का पैसा जो है वो हम कहाँ पे शो कर देंगे? वो हम शो कर देंगे कुसुम के अकाउंट में। इस तरीके से क्रॉस पोस्टिंग जो है हमने गुडविल की भी कर ली और गुडविल का भी हमने ट्रीटमेंट कर लिया। अब देखिए गुडविल का ट्रीटमेंट करने के बाद हमारे पास आती है कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट करने से पहले बहुत जरूरी है कि मैं अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट को पहले क्लोज करूं। ठीक है, जब मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज किया तो मेरे सामने साफ क्लियर था मेरी डेबिट साइड रिवैल्यूएशन की ज्यादा है और देखने से पता चल रहा है कि 1,95,000 है। 1,20,000 उसमें से माइनस करूंगी तो मेरे पास कुछ 75,000 के आसपास मेरा जो है वो लॉस हो रहा है। तो बाय लॉस विच इज ट्रांसफर्ड टू कुसुम, उषा एंड कुसुम, सुमन एंड उषा के अमंग्स जब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगी तब भी मेरा आंसर बेटा 2:, क्या रेशो थी? 2:3:2। हाँ, 2:3:2 में ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में जब मैं रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करूंगी तो ये भी पॉइंट्स में आएगा 21429। मैंने अप टू वन फिगर मैंने इसको राउंड ऑफ किया है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। एक या दो 1 और 2 रुपीज से डिफरेंस आए तो हम क्वेश्चन को गलत नहीं करते हैं जनरली, क्योंकि जब हमें पता है कि पॉइंट्स में आंसर आ रहा है तो हम एक दो आंसर्स को कंसिडर कर लेते हैं। तो हमने टू रिवैल्यूएशन लिख के यहाँ पे लॉस को उतारा। जब मैंने यहाँ पे लॉस को उतारा है उसके बाद यहाँ पे मुझे अब कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। कैपिटल एडजस्टमेंट में मुझसे क्या कहा जा रहा है? कैपिटल एडजस्टमेंट में मुझसे कहा जा रहा है कि अगर आप कैपिटल एडजस्टमेंट को अगर आप ध्यान से रीड करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इन टोटल विल बी सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ कुसुम। इसका मतलब है कि ये थर्ड केस है कैपिटल एडजस्टमेंट का, जहां पे कैपिटल जो है वो पार्टनर्स की सेम रहती है बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। तो बहुत ही सिंपल केस है। बिफोर रिटायरमेंट में देख पा रही हूँ कि कैपिटल है 14 लाख रुपीज। इस 14 लाख रुपीज की कैपिटल को हम कैसे एडजस्ट करेंगे? तो न्यू फर्म की जो कैपिटल है, न्यू फर्म्स कैपिटल इज सेम, सो दैट मीन्स 14 लाख की 14 लाख ही कैपिटल है। और अगर 14 लाख की 14 लाख ही कैपिटल है इसका मतलब यही कैपिटल एज इट इज न्यू रेशो में रिमेनिंग पार्टनर सुमन और उषा के बीच में डिवाइड हो जाएगी। और जब ये सुमन और उषा के बीच में डिवाइड होगी तो उनकी न्यू रेशो मुझे 3:4 गिवन थी, जिसमें अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो वैल्यू बनती है 6 लाख रुपीज एंड 8 लाख रुपीज। इसका मतलब है सुमन और उषा की नई फर्म की कैपिटल 6 और 8 होनी चाहिए, जो कि बहुत क्लियर है, जिसे मैं सीधा सीधा यहाँ पे पुट कर सकती हूँ कि सुमन की कैपिटल होनी चाहिए 6 लाख रुपीज, उषा की कैपिटल होनी चाहिए 8 लाख रुपीज, और दोनों की कैपिटल मिला करके मेरे पास सेम एज बिफोर होनी चाहिए जिस 14 लाख रुपीज। सिंपल एंड सॉर्टेड। अब कैपिटल एडजस्टमेंट को सीखते हैं कि कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए अपना कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। जब मैं कैपिटल अकाउंट को क्लोज करूंगी तो व्हाट आई कैन सी दैट
while closing my capital account, one thing that will be कि मुझे सबसे पहले अपनी कैपिटल को पुट करना पड़ेगा। कैपिटल मेरे पास 6 लाख और 4 लाख रुपए आ चुकी है। जब मैं 6 लाख और ये इसका मतलब है जो मैंने कैपिटल एडजस्टमेंट निकाली है वो इनकी बैलेंस सीडी है। क्यों? क्योंकि जो बैलेंस यहाँ बचता है बेटा वही एक ऐसा बैलेंस होता है जो कि पार्टनर्स को एक्चुअली कैपिटल का मेंटेन करना है। ठीक है, तो उन्हें अपना एक्चुअल कितना मेंटेन करना है रिमेनिंग पार्टनर्स को 6 लाख एंड 8 लाख रुपीस। अब 6 लाख और 8 लाख डालने के बाद हम इनकी बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे, लेकिन उस बैलेंसिंग फिगर को भी निकालने से पहले हमें सबसे पहले किसे क्लोज करना होगा? रिटायरिंग पार्टनर को। अगर मैं रिटायरिंग पार्टनर को क्लोज करती हूँ तो मुझे कह रहा है कि अमाउंट ड्यू टू कुसुम टू बी सेटल्ड बाय पेइंग 1 लाख कैश, हमें उसे 1 लाख कैश देना है और बाकी का सारा पैसा लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसलिए जब हम उसे कैश देंगे तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपए सीधा सीधा उसको दे देंगे और अब जो उसका बैलेंस आएगा वो बैलेंस हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। मैंने जैसे कि क्रेडिट साइड का टोटल कर रही हूँ तो आई कैन सी दैट इट विल बी 4,84,286, 4,84,286। इस बैलेंस टोटल के साथ अब मैं देख सकती हूँ कि किस तरीके से मेरे पास जो उषा के कुसुम के लोन अकाउंट में जो पैसा जाएगा माइनस करके वो बच जाएगा 3,62,857 रुपीज। ये जो है ये पैसा उषा कुसुम के लोन अकाउंट में जाएगा और जो बैंक से डिडक्ट हुआ है उसका ट्रीटमेंट हम बैंक से कर देंगे। बैंक से जो डिडक्ट हुआ है वो तो यहाँ आ जाएगा बाय कुसुम्स कैपिटल अकाउंट। वो कुसुम के कैपिटल अकाउंट से ले लेंगे 1 लाख रुपए, तो उसके कैपिटल अकाउंट में दे रहे हैं तो वहां हमारे बैंक से माइनस हो जाएगा, प्लस लोन जो है कुसुम का वो हमारे लिए एक लायबिलिटी बन जाएगा 3,62,857 का। साथ ही साथ जब मैं टोटल कर रही हूँ हमारी इसका तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरे पास दोनों का जो बैलेंस बच रहा है कैश का वो इस तरफ बच रहा है बाय कैश स्लैश बैंक अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर रहेगी इस केस में क्योंकि न्यू कैपिटल तो हम निकाल चुके हैं 6 एंड 8 लाख। अब जो हमें बैलेंसिंग फिगर निकालनी है वो कैश या बैंक होगा। बेटा वो डेबिट में भी बच सकता है, वो क्रेडिट में भी बच सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों का जो बैलेंस है वो कहाँ पे बच रहा है? वो बच रहा है हमारा क्रेडिट साइड पे, इसलिए हमने क्रेडिट साइड पे लिखा है कैश एंड बैंक। आइए टोटल करके देखते हैं तो यहाँ पे टोटल आ रहा है 6,32,143, 6,32,143। और अगर मैं 6,32 में से माइनस करती हूँ तो मैं देख पा रही हूँ कि मेरे पास बैलेंस बचेगा 25,714। 25,714 का कैश है जो कि पार्टनर्स लेकर आ रही हैं। एस को लेके आना है तो एस जो है लेकर आएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू एस कैपिटल। एस अपनी कैपिटल में 25,714 का और कंट्रीब्यूशन करेगा। अगर मैं y का टोटल निकालती हूँ तो मैं देख पा रही हूँ कि y का टोटल आएगा समथिंग अराउंड 9,1429। ध्यान से देख लीजिए, मैं इसे जूम भी कर देती हूँ और एक बार मैं इसकी फाइनल कैलकुलेशन करके भी देख लेती हूँ। 8 लाख प्लस 21429 प्लस 80,000 हमें वैल्यू देगी 9, बिल्कुल करेक्ट वैल्यू है, 901429 वैल्यू है। और जब इसमें से मैं ये क्रेडिट साइड का बैलेंस माइनस करूंगी तो मेरे पास जो है वो वैल्यू बच रही है अराउंड 497143। सो ये मेरा कैश का बैलेंस है जो उषा और इसको लेकर आना है सुमन को 497143। तो ये कैश बैलेंसेस हैं जो इन्हें लेके आने हैं। इस तरीके से हमारा कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा
और कैपिटल अकाउंट के क्लोज होने के बाद हम जल्दी से अपना बैंक अकाउंट क्लोज करेंगे, क्योंकि बैंक में इसके अलावा और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं आएगी। बैंक का बैलेंस नोट डाउन करना जरूरी है। बैंक का बैलेंस है 2 लाख रुपीज, और मैं देख रही हूँ जैसे कि हमारे को क्रेडिटर्स और ईपीएफ को भी रिकॉर्ड करना है, तो ये भी साथ साथ हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो अगर मैंने सबसे पहले यहाँ पे डाला तो मेरे पास कैश का यहाँ पे बैलेंस था बैंक का 2 लाख रुपीज, और 2 लाख को जब मैं यहाँ पे एडजस्ट करूंगी तो मेरे पास एक बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस सीडी। 2 lakh means 6 lakh. I have to calculate the value. कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास समथिंग बचेगा 7, let me just do it, 722857722857। ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट जहाँ थोड़ा सा पॉइंट्स में हमारा आंसर आ जाए वहाँ पे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हमें लगने लगता है। बैंक का बैलेंस यहाँ से हम कैरी फॉरवर्ड करके जल्दी से अपनी नई बैलेंस शीट में डाल देंगे। अब जितनी भी रिमेनिंग चीजें हमारी बैलेंस शीट में बची थी, जैसे ईपीएफ बचा था, ईपीएफ की वैल्यू को पुट कर देंगे जल्दी से। ईपीएफ की हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी 70,000 रुपये, उसको मैंने पुट कर दिया। हमारे पास क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर्स 1 लाख रुपीज के थे, मैंने 1 लाख रुपीज के क्रेडिटर्स भी पुट कर दिए। तो मेरे हिसाब से आई हैव एंटर्ड एवरीथिंग on the liability side, and if I talk about the asset side, I have entered land, building, machinery, debtors, bank, and only stock is left. अगर मैं stock को भी डाल देती हूँ जिसकी वैल्यू 2 लाख रुपए है, तो मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट और एक्यूरेट आंसर आएगा, विच विल बी 1947857। 1947857 will be the correct answer. I hope this capital adjustment is clear. एक बार मैं आपको फिर से पढ़वा देती हूँ। ये हमने थर्ड केस किया है कैपिटल एडजस्टमेंट का। लेट्स जस्ट रिकैप्चुलेट, जिसमें हमें कैपिटल जो है वो सेम रखनी है एज बिफोर द रिटायरमेंट। तो हमने इस कैपिटल एडजस्टमेंट में कुछ नहीं किया, जो हमें नई कैपिटल दिया उसको एज इट इज न्यू पार्टनर्स की न्यू रेशियो में बांट दिया, और वही कैपिटल को हमने हर जगह पे रिप्रेजेंट कर दिया। फिर जो भी डेफिसिट बचा वो पार्टनर्स के बैंक अकाउंट से या पार्टनर्स से कैश या बैंक के फॉर्म में वो पैसा हमने ले लिया। एक एक करके सारे अकाउंट्स का क्लोजअप आपको दिखा देते हैं। ये आपकी बैक एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। देखिए आप पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, बैंक, सब चीजों का क्लियर आपको अलोंग विद द वर्किंग नोट्स सारी डिटेल्स यहाँ पे मैंने शो कर दी हैं, आप आराम से देख सकते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। डाउट्स पूछने के लिए मैसेजेस कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।